हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सीटेट को लेकर के पूरा एक सिलेबस लेके आने वाले हैं सीटेट का, तो उसी क्रम में हमने पहले डिसाइड किया है कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम कुछ दिन दूर है, क्योंकि कोरोना वायरस और आंतरिक कारणों से सीटेट अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। तो क्यों ना हम अभी पूरा एनसीईआरटी का आपको सिलेबस करवा दें, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का, ताकि ये हमारे सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी काम आ जाए। और जो लोग हमारे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि सोशल साइंस और साइंस का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से आता है। तो क्योंकि मैं खुद भी सीटेट क्वालिफाई हूँ, आप सभी साथियों को, सारे व्यूवर्स को पता है, और जिनको ना पता हो आपको बता दूं कि मैंने दोनों सीटेट क्वालिफाई कर रखे हैं। और जिस तरीके से मैंने अपना सीटेट में मैंने सेकेंड पेपर के अंदर 110 और फर्स्ट पेपर के अंदर 106, उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे स्टेट टेट भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स की डिमांड होती है कि आपने क्वालिफाई किया है क्या, हम आपसे पढ़ें क्या, क्योंकि उनको ज्ञान से ज़्यादा ट्विटर की नॉलेज पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो इसीलिए चलिए कोई नहीं, मैंने अपना परिचय दे दिया है कि मैं सिंधु झा, और सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों मैंने क्वालिफाई कर रखा है। उसके अलावा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, काफ़ी सारे हिमाचल प्रदेश के मैंने टेट क्वालिफाई कर रखे हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ तैयारी करिए सीटेट की, और सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चे जुड़े रहें साथ में, और आप जैसा जैसा मैं आपको कराता जाऊंगा उस हिसाब से आप करते जाइए। 100% आपका सीटेट क्वालिफाई होने वाला है आने वाला। तो चलिए फिर हम ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, तो वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ें, ताकि वो अपने लेसन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हमारा ज्योग्राफी का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे लेसन का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल का अर्थ होता है दोस्तों कि हमारी जो धरती है ये एक पूरी कक्षा में बसी हुई है। ठीक है, जिसका जो मुखिया है वो कौन है? उसका मुखिया है सूर्य। ठीक है, यानी कि एक पूरा गैलेक्सी है। आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस चित्र के अंदर कि किस तरीके से आप जो सूर्य है, सूर्य को आप देख रहे होंगे पीले कलर का, ये बीच में सूर्य बना हुआ है, देखिए आप, ये रहा सामने। ठीक है, सूर्य बना हुआ है, और उसके बगल में देखिए आप चक्राकार जो है बृहस्पति है, फिर बुध है, शनि है, और उसके बगल में ग्रीन कलर का पृथ्वी है। आपको पता है कि पृथ्वी ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए पृथ्वी जो है वो बाहर से ग्रीन कलर का प्रतीत होता है। फिर उसके बगल में मंगल है, और आप देख रहे होंगे कि चक्राकार नेपच्यून है, शुक्र है, और यूरेनस है। और यूरेनस को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे लेटा हुआ है। ये सारे ग्रह सीधे हैं, लेकिन ये लेटा हुआ है यूरेनस, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। उसके अलावा आप प्लेटो देख रहे हैं, लेकिन प्लेटो को आप प्लेटो को अब जो है हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट है, उसकी श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि इस मैप के द्वारा आप समझ चुके होंगे कि हमारे ग्रह कैसे कैसे हैं। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन कौन से ग्रह हैं जो कि अपने छल्ले बनाते हैं, है ना। ये सारे सवालों के जवाब जो हैं हम इसके अंदर समझने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रह छल्ले बनाते हैं। लेकिन आप मैप के द्वारा भी देख सकते हैं, ये देखिए, और ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया हुआ है कि कौन कौन से ग्रह छल्ले बनाते हैं। ऑप्शन में शनि था और बाकी 3 अदर ऑप्शन थे। तो देखिए, शनि छल्ला बनाता है, उसके अलावा बृहस्पति छल्ला बनाता है, उसके अलावा नेपच्यून छल्ला बनाता है, उसके अलावा यूरेनस जो है छल्ला बनाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट के अंदर आया हुआ था कि कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका जवाब भी देखिए, यहाँ पर आपको मिल गया, यूरेनस। ठीक है, और उसके अलावा ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि बाहर से देखने में कौन सी जो ग्रह है वो हरे कलर का प्रतीत होता है। तो देखिए, इसका जवाब भी मिल गया, पृथ्वी। तो यानी कि, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है सूर्य के नज़दीक, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब भी हमें मिल गया, बृहस्पति। तो इससे हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हम सारे सवालों के जवाब जान करके हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं सीटेट की, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन सीटेट के अंदर गलत ना हो। और आप मेरे पे भरोसा रखिए, और काफ़ी सारे साथियों ने जो कि मेरे से ऑफलाइन बैच पढ़ चुके हैं सीटेट का, वो जानते होंगे मेरा टीचिंग स्टाइल। तो उसी स्टाइल से हम लोग पूरा कंप्लीट सेशन लेके आने वाले हैं और आपको सीटेट क्लियर कराने वाले हैं। तो आज का जो लेसन है, और जितने हमारे एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो भी अगर लेसन को अटेंड करेंगे तो उनको भी काफ़ी इफ़ेक्टिव टीचिंग देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे सौर मंडल में पृथ्वी। तो ये है हमारा सौर मंडल। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है दोस्तों? सौर मंडल का मुखिया होता है सूरज, ठीक है। और उसके अंदर हमारी पृथ्वी किस तरह से काम करती है, तो चलिए पहले हम लेसन को पढ़ते जाएंगे, और जो जो लेसन के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग साथ के साथ समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे वीडियोस भी देखते रहिए, और कुछ दिन तक जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से भी हम लोग इसके हर चैप्टर वाइज MCQs भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि कुछ चैप्टर के साथ हमने MCQs डाले भी हुए हैं, तो MCQs भी लाएंगे और लाइव क्लासेस भी आएंगी। इसके ऊपर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से सीटेट को पास कर सकें। तो जितने भी साथी सीटेट वाले हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दें, ताकि सभी को पता लग जाए कि फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपके लिए सीटेट का पूरा कंप्लीट बैच आ चुका है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। यानी कि कहना क्या चाहता है सेंटेंस, कि पूरे आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, जिसके कारण आकाश के अंदर हमें ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे तारे जड़े हुए हैं। हम लोग बिल्कुल आपको उस बच्चे की तरह पढ़ाएंगे कि मानेंगे कि आप 6ठी क्लास के बच्चे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं या हमें बिल्कुल 0 लेवल से नहीं पढ़ना है, तो उन साथियों को क्लास के साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से और बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए अगर जिसको लगता है कि हम ज़्यादा होशियार हैं तो वो लोग फिर ना जुड़ें। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है या बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये रहिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, 1 मिनट रुकिए ज़रा। ये लिखा गया यहाँ से पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी कि क्या बोल रहा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, और 15 दिन आप ये देखिए, आपने देख लिया होगा ये कि यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में कितने बार देख सकते हैं? सारे बच्चे बताइए कि आप पूर्ण चंद्र को 1 महीने में लगभग कितने बार देख सकते हैं दोस्तों? आप पूर्ण चंद्र को महीने में लगभग 1 बार देख सकते हैं। कितने बार देख सकते हैं? 1 बार। और जब आप पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पूर्णिमा। यानी कि जिस दिन आप पूरा चंद्रमा देखते हैं उसको कहा जाता है पूर्णिमा, ठीक है। और लिखा है ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कि देखिए, मैं आपको पूरा सेंटेंस एक बार कंप्लीट कर देता हूँ कि ये लिखा है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। यानी कि पूर्णिमा की रात्रि को हम पूर्ण चंद्र देख पाते हैं। यानी कि 15 दिन तक चंद्रमा बनता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर बनना स्टार्ट हुआ, 15 तारीख तक बनेगा, और 15 तारीख को होगा क्या? पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्र देखा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए, पूर्णिमा का अर्थ ही क्या हुआ? पूरा चांद। पूर्णिमा का क्या अर्थ हुआ? पूरा चांद। तो पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद बनता है। 1 तारीख से बनना स्टार्ट होता है और 15 तारीख तक पूरा चांद बन जाता है। उसके बाद बोला है कि 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते, और ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कि 15 दिन के बाद क्या होता है कि ये घटना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में ये अमावस्या की रात्रि को ये पूरा चांद समाप्त हो जाता है। यानी कि
अमावस्या की रात्रि को पूरा चांद समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा की रात्रि को पूरा चांद दिखता है। और ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया हुआ है, आप लोग ओल्ड पेपर में चेक कर सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी रात्रि को आसमान पूरी तरीके से साफ दिखाई देता है। तो आपको लगाना है कि अमावस्या की रात्रि को आसमान पूरी तरीके से साफ दिखाई देता है और हम आसमान का अच्छी तरीके से अवलोकन कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन भी सीटेट के अंदर देखेंगे ओल्ड ईयर के क्वेश्चन में, तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। आप बस स्किप ना करें वीडियो को और ईमानदारी के साथ पढ़ें। अगर आपका सीटेट क्लियर ना हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी कि क्या कह रहा है कि जो जैसे मान लीजिए आपको लगता होगा कि भाई दिन में सूरज आता है, रात को चंद्रमा नहीं आता। तो आपको पता होगा, कई बार आपने देखा होगा, जब हल्की हल्की सी बादल लग जाती है तब हम दिन में सूरज को भी देख पाते हैं हल्के हल्का, और चंद्रमा को भी देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बादल जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को घेर लेते हैं, जिसके कारण हमें चंद्रमा की स्थिति भी दिखाई देने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश धरती के ऊपर इतना तेज आता है कि हमें दूर तारों की रोशनी, उसके अलावा चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। याद रखिएगा, चंद्रमा के अंदर ना ही अपना ऊष्मा है और ना ही अपना प्रकाश है। ठीक है ना दोस्तों, चंद्रमा के अंदर ना ही अपनी ऊष्मा है और ना ही अपना प्रकाश है। तो दोनों जो है वो नहीं दिखाई देती है ना। तो जब दोनों नहीं दिखाई देती हैं तो मतलब ना चंद्रमा में अपनी ऊष्मा है और ना चंद्रमा में अपना प्रकाश है, तो सूरज की रोशनी धरती के ऊपर इतनी तेज़ आती है जिसके कारण हम लोग कोई और दूसरी चीज़ सूरज के अलावा देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग कि कुछ खगोलीय पिंड। देखिए, खगोलीय पिंड के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि खगोलीय पिंड क्या होता है। ठीक है, खगोलीय पिंड आप लोग जानते होंगे कि खगोलीय पिंड जो होता है दोस्तों, ये बहुत सारे धरती के अंदर जैसे हमारे ग्रह होते हैं, इसी तरीके से पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड एक पत्थरनुमा आकार के धरती के चारों बगल घूमते रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल से बताऊँगा। तो अभी आप समझ लीजिए, जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से कुछ खगोलीय पिंड यानी कि पत्थरनुमा चीज़ें होती हैं जो पूरे वातावरण में घूमती रहती हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ये भी कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, ठीक है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यानी कि क्या कहा गया है, समझ लीजिए कि खगोलीय पिंड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पत्थरनुमा चीज़, मैंने क्या बोला था, पत्थर जैसी चीज़ें जो हैं वो घूमती रहती हैं ब्रह्मांड के अंदर। तो जो पत्थरनुमा चीज़ होती है जिसके अंदर अपना ऊष्मा होती है, यानी कि अपनी उसकी एनर्जी होती है और अपना उसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, जैसे सूरज के पास क्या है, सूरज के पास खुद की एनर्जी भी है और सूर्य के पास खुद का प्रकाश भी है। दोनों चीज़ें हैं ना सूरज के पास में। तो सूरज के पास में खुद की एनर्जी भी है और खुद का प्रकाश भी है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा के पास ना खुद की एनर्जी है और ना खुद का प्रकाश है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य जो है वो भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इस पेज के ऊपर अब कुछ ऐसी बात नहीं है, जैसे लिखा हुआ है आओ कुछ करके सीखें। तो जितने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे 6ठी क्लास के बच्चे हैं वो सारे इस एक्टिविटी को पढ़ें और उसके बाद इन एक्टिविटी को अपने घर पर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप
तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर्स या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि यानी कि सप्त मतलब 7 ऋषि संत या 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर्स का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। देखिए इसमें लिखा हुआ है नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल का मतलब होता है तारों का समूह। देखिए लिखा है ना कि नक्षत्र मंडल का मतलब क्या बताया कि तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, और उसके 2 उदाहरण दिए हुए हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, मैं सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए उन नए व्यूवर्स को बोलता हूँ ताकि उनको भरोसा हो जाए कि यहाँ जो स्टडी हो रही है वो बिल्कुल रेलिवेंट और टू द पॉइंट स्टडी हो रही है, ज़रा से भी इधर उधर की बातें नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं सीटेट के पुराने पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया है कि अर्सा मेजर्स और बिग बियर किसका उदाहरण है। तो आपको लगाना है क्या दोस्तों कि अर्सा मेजर्स और बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ये देखिए अर्सा मेजर्स और ये देखिए बिग बियर। ठीक है, ये दोनों किसका उदाहरण है? ये दोनों नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। और अभी क्या बताया कि नक्षत्र मंडल जो है वो तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको नक्षत्र मंडल के बारे में। 1 मिनट रुकिएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको नक्षत्र मंडल। ये देखिए ये तारों का समूह है। देखिए तारे गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 तारे हैं ना। तो 7 तारों का समूह, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि। और उत्तर दिशा में देखिए, ऊपर देखिए कहाँ है? ध्रुव तारा। दिख रहा है आप सभी को ध्रुव तारा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी माध्यम से। ये देखिए ध्रुव तारा, ये रहा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप सभी को ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये ध्रुव तारा है और ध्रुव तारा जो है कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, लड़की देखो पश्चिम से देख रही है और उत्तर दिशा में दिख रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में दिखाई पड़ता है। तो आपको क्या लगाना है कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। और सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का समूह है। ठीक है, सप्तऋषि क्या है दोस्तों? 7 तारों का समूह है। ठीक है, और जो हमने बताया कि नक्षत्र मंडल क्या कहते हैं? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, और अर्सा मेजर और बिग बियर इसके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपके एक डायरी पेन लेके बैठिए साथ में, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट ज़रूर करते जाएं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ना करें कि आप बस कहानी की तरह सुनते रहें और बाद में कहें कि अरे हमने तो क्लास ली थी लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिला। अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो आप उसे ईमानदारी से स्टडी भी करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको लगाना है कि ध्रुव तारे को उत्तरी तारा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारे को उत्तरी तारा क्यों कहा जाता है। तो आपको आंसर लगाना है कि उत्तरी तारा ध्रुव तारे को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उत्तर दिशा में प्रतिदिन दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये रहा सप्तऋषि 7 तारे, और उसके बिल्कुल सांकेतिक तारे जो उसके नीचे का जो छल्ला बन रहा है वहाँ से आप उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो ऊपर में आपको ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई देगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सप्तऋषि की सहायता से ये हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। मैंने अभी बताया था कि जो तारे होते हैं, जैसे कि सूरज एक तारा है या फिर जिनको खगोलीय पिंड कहा जाता है, उनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, लेकिन ग्रहों के अंदर अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ग्रह को
दूसरे क्या कहते हैं अपने तारों के ऊपर यानी कि खगोलीय पिंडों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ऊष्मा और प्रकाश के लिए। ठीक है, तो लिखा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को पता होगा कि ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रह शब्द का अर्थ क्या है, प्लेनेट शब्द का मीनिंग क्या है। तो आपको क्या क्या जानना है कि प्लेनेट शब्द का जो मीनिंग है वो है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, चारों ओर घूमने वाले को, यानी कि आपको पता है ना कि पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, बृहस्पति भी लगाता है, शुक्र भी लगाता है, मंगल भी लगाता है। सबकी गति आगे पीछे हो सकती है, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये लाइन कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रह शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है कि इसका आंसर लिखना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम लोग प्लेनेट कहते हैं, या चारों ओर घूमने वाले को हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी अपनी ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, तो उत्तर लगाना है सूर्य। डायरी पेन लेके नोट करते रहिए सभी लोग। सूर्य को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर रोचक तथ्य लिखा हुआ है। ये रोचक तथ्य आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। कौन कौन से ग्रह बताए हैं? ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, और मैंने आपको लेसन चालू होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। ये भी आप चेक कर सकते हैं, सीटेट के पेपर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि कौन कौन से ग्रह के छल्ले हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, 3 ग्रह बता दिए। बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन से ग्रह बताएं? एक बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, और एक शनि जो पीले रंग का प्रतीत होता है, और एक यूरेनस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा पूरा का पूरा। ये देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए शनि जो है वो कैसा है, हल्का सा शनि जो है वो कैसा है, देख लीजिए एक बार सभी लोग। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। ये देखिए शनि जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके अलावा देखिए सूर्य से सारा डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे ग्रहों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये देखिए यह आ गया। सबसे पहले लिखा है बुध के बारे में। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। दूसरा शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। तीसरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है इसके पास में? 1। अब बात करते हैं हम लोग मंगल की। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है, और चंद्रमा की संख्या है 2। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्या होता है? सूर्य के बहुत नज़दीक ये चट्टानों से बने होते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि आंतरिक ग्रह किन्हें कहा जाता है। आंतरिक ग्रह उन्हें कहा जाता है जो सूर्य की कक्षा में बेहद नज़दीक होते हैं, उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और ये चट्टान के बने होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति से पहले हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में बात करते हैं। सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सूर्य से दूर है वो बाह्य ग्रह, और जो सूर्य के नज़दीक हैं वो आंतरिक ग्रह। ठीक है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसके पास लगभग
53 है बृहस्पति के पास, इसीलिए इसे सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है। और उसके बाद बात करते हैं शनि की। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 ईयर्स और 5 मंथ यानी कि 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसके पास भी 53 है। उसके बाद बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, याद रखिएगा। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 दिन और 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। और नेपच्यून की बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की संख्या 13 है। ये अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें से आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके अलावा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह क्या होता है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रह का अर्थ क्या हुआ, जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, ठीक है। ये तो हमारे छठी के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो तो लिखेंगे ही, जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। और आप लोग जान लीजिएगा कि पौराणिक कहानियों में सोल जो है ये सेम क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया हुआ है। आप सभी सीटेट के ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हम करवाएंगे आपको तो आप सभी को पता चलेगा, ठीक है। तो सोल जो है वो किसको कहा जाता है दोस्तों, सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंडों, यानी कि खगोलीय पिंड मतलब जहाँ जहाँ खगोलीय पिंड आए समझ जाइए कि सूरज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और जिसका मुखिया कौन होता है सौर परिवार का, सूरज। मैंने पहले भी बताया था सौर परिवार का मुखिया सूरज। अब बात करते हैं हम लोग शब्द की उत्पत्ति की, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एक एक करके ग्रहों को पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वह दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों को हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है जियोग्राफी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में हम और अधिक जानें, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है जियो का मतलब होता है, देखिए लॉजी, मैट्री और आइड। लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन। ये सेम क्वेश्चन आया है पेपर में, आप लोग उठा के देखिए ओल्ड पेपर, आपको मिल जाएगा। लॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन और आइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सूर्य परिवार के मुखिया यानी कि सूर्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि जो हमारा पूरा सौर परिवार है उन सभी को प्रकाश और जो एनर्जी है वो सूरज देता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम सब इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, अगर ये हमारे पास होता तो हम लोग जल के भस्म हो चुके होते। ये हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो भी लगभग में अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं हम लोग ग्रह की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, सबसे नज़दीक कौन सा है दोस्तों? बुध। उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और तो उसके बाद में नेपच्यून। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे नज़दीक का ग्रह, सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आपको लगाना है बुध। और सबसे दूर का ग्रह पूछा जाता है तो आपको लगाना है नेपच्यून। ठीक है, और भारत जो है धरती जो है वो सूरज से तीसरे नंबर पर है। क्यों? पहले पर बुध है, दूसरे पर शुक्र और तीसरे पर हमारा ग्रह है धरती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। देखिए लिखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले का यूज़ करके, आपको पता ही होगा कि सारे जितने भी हमारे बोल्ड करके लेटर लिखे हुए हैं इन सभी से एक एक ग्रह का नाम आता है। ठीक है, जैसे मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आप सभी का नाम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब बार आप लोग रोज़ एक बार उस मैप को देखते रहिए, ठीक है, डायरेक्शन वाले को, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं वो रास्ता कैसा है, तो आपको लगाना है दीर्घवृत्ताकार। कैसा लगाना है? दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। मैंने बताया था आपको कौन सा सबसे नज़दीक है, बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो आपको लगाना है बुध। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आकार और आकृति में पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो आप लगाएंगे शुक्र। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सिस्टर किसको कहा जाता है, तो आपको लगाना है शुक्र। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो आपको लगाना है शुक्र। ठीक है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिस्टर बहन किसे कहा जाता है पृथ्वी का, फिर भी आपको शुक्र ही जवाब लगाना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से लेसन क्लियर हो रहा होगा। और इसी तरीके से हम सारे लेसन लेके आने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसके साथ में साइंस भी लेके आने वाले हैं साइंस के बच्चों के लिए। ठीक है, 8 तक का पूरा कंप्लीट लेके आने वाले हैं। तो आप लोग अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम से मिलती रहें। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा कि अब प्लूटो जो है वो बोने ग्रह की श्रेणी में चला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप सभी लोग जानिएगा कि धरती पर सूर्य की रोशनी आने में कितना समय लगता है दोस्तों, 8 मिनट का। और सबसे पहले कौन से राज्य में आता है, तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य की रोशनी आती है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? तीसरा। पहला कौन सा है? बुध। दूसरा कौन सा है? शुक्र। और तीसरे नंबर पर हमारी प्यारी धरती। ठीक है बच्चों, सूर्य से दूरी के हिसाब से
पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के दूरी के हिसाब से पूछे तो आपको 3 नंबर लगाना है, आकार के हिसाब से पूछे तो आपको 5 नंबर लगाना है। और ये ध्रुवों के आसपास थोड़ी चपटी है, यानी कि ये ऊपर से भी थोड़ी सी दबी हुई है और नीचे से भी थोड़ी सी दबी हुई है। इसी कारण से इसके आकार को भू आव कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के आकार को भू आव क्यों कहा जाता है, तो आपको लगाना है क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ठीक है, नोट करते रहिएगा सारे इंपॉर्टेंट MCQs। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है लेसन को। भू आव का क्या अर्थ है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए पृथ्वी गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सौरमंडल की सारी गैसें उपस्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीवन है, यानी कि पूरी जो हमारी पूरी जो वो है जो कहते हैं हम लोग सौरमंडल जो है उसके अंदर सिर्फ हमारा ग्रह है जहाँ पर जीवन और पानी उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौरमंडल के अंदर अद्भुत ग्रह की संज्ञा किसको दी जाती है, तो आपको लगाना है सौरमंडल के अंदर अद्भुत ग्रह की संज्ञा पृथ्वी को दी जाती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। मैंने आपको लेसन चालू होने से पहले ही बताया था कि पृथ्वी जो है नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पानी की मात्रा सर्वाधिक है, इसीलिए नीला रंग का प्रतीत होता है। धरती के बाहर से देखने पर आप लोग इमेज के अंदर भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए रोचक तथ्य को पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन भी सीटेट के अंदर आया हुआ है कि पृथ्वी कौन से रंग का प्रतीत होता है। आप लोग जब ओल्ड ईयर के पेपर लगाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ रिपीटेड मिलेंगे। रोचक तथ्य की बात करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो आपको बता दूं सुनीता विलियम्स गई हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है कल्पना चावला जी भी गई हैं भारत से। ठीक है, जो आते आते जिनका जो सफलतापूर्वक धरती पर वापस नहीं आ पाई, लेकिन सलाम है ऐसी हिंद की बेटियों को जिन्होंने भारत का नाम इतना रोशन किया। ठीक है, उसके अलावा आपको बताना है सुनीता विलियम्स मैंने बता दिया, और उसके अलावा मैंने आपको कल्पना चावला के बारे में भी बता दिया। और आपको एक नाम और बताना है जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि आकाश से देखने पर हमारी धरती सबसे अच्छी लगती है, हमारा भारत सबसे अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी को कहा था। आपको उस व्यक्ति का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके लिए रिसर्च वर्क भी छोड़ के जा रहा हूँ, तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना। मैं हिंट दे के जा रहा हूँ कि वो कोई महिला नहीं है, वो पुरुष है। ठीक है, चलिए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सूर्य की दूरी भी बता दी थी और अब चंद्रमा की भी दूरी बता दी, तो आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उपग्रह की बात करते हैं हम लोग। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आप जो है नेटवर्क के लिए आपको पता होगा कि आप बहुत सारी कंपनियां जो है एलन मस्क जो है कंपनी है जिनके मालिक एलन मस्क है, वो भी चाहते हैं कि लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट दिया जाए। तो आप इस इमेज में साफ देख सकते हैं, देखिए सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं जिसके द्वारा आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से, और सरकारें अपनी अपनी खुफिया एजेंसी की सैटेलाइट भी स्थापित करती हैं। रेडियो सैटेलाइट, टीवी सैटेलाइट भी स्थापित किए जाते हैं ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से टेलीकास्ट चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे सौरमंडल में ग्रहों के हिसाब से और उनके हिसाब से ये भी ग्रह घूमते रहते हैं सौरमंडल के अंदर।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। उपग्रह की बात हो गई, अब मानव निर्मित उपग्रह। देखिए उपग्रह क्या होता है और मानव निर्मित उपग्रह में अंतर समझ लीजिए। उपग्रह वो होता है जो प्राकृतिक तरीके से, जैसे मान लीजिए शुक्र है और उसके बाद जैसे मान लीजिए धरती का चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, वो प्राकृतिक उपग्रह है, अपने आप बना हुआ उपग्रह है। लेकिन अगर हम लोग कोई सैटेलाइट स्थापित करते हैं, कोई रॉकेट स्थापित करते हैं, कोई ऐसी मशीनरी स्थापित करते हैं, तो उसको हम लोग मानव निर्मित उपग्रह की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन का समय चंद्रमा लेता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में? 27 डेज़। ठीक है दोस्तों, लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जा सकता है पूर्णिमा के दिन? आपको पता है उस दिन पूरा चांद उगेगा, पूरा चांद उगेगा तो लाइट भी अच्छी होगी उसके ऊपर, तो उस दिन जो है उसकी छाया को देखा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा के ऊपर उसकी छाया को किस दिन पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंद्रमा को पूर्ण रूप से अवलोकन कब किया जा सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कौन से दिन दोस्तों? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। जो लोग बिना स्किप किए और शांति से लेसन की तरह अटेंड कर रहे होंगे उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। लेकिन जिनको लग रहा होगा कि 5 मिनट में सारा मसाला मिल जाए, ठीक है, तो उनको तो मुश्किल ही है कि उनको यहाँ पर वो टिक भी पाएंगे। तो इसीलिए जो लोग सीरियस हैं और जो लोग चाहते हैं ईमानदारी से सीटेट को क्लियर करना, वो शांति से देखते जाएं, समझते जाएं, नोट्स बनाते जाएं अपने और मेहनत करते जाएं, उनका सिलेक्शन 100% होगा। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि समझ लीजिए आसान भाषा में छोटे छोटे पत्थर मान लीजिए जो कि मानव निर्मित उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह की तरह घूमते रहते हैं हमारे सौरमंडल में। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब बात करते हैं हम लोग उल्का पिंड की। आपको पता होगा कि उल्का पिंड धरती के ऊपर भी गिरते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आसमान से आग गिरती है जिसे हम लोग बिजली कहते हैं वो क्या होता है। ठीक है, आसमान में जो पत्थर हैं यानी कि ग्रहों में जो हमारी जो गैलेक्सी के अंदर जो पत्थर हैं वो पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं और जब वो पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे धरती पर खींचने लगता है और वो पत्थर जब तेज़ गति से आते हैं तो वो हवाओं के साथ घर्षण करके वो जलने लग जाते हैं और जलने के कारण वो जब धरती पर किसी के घर के ऊपर गिरते हैं, ज़मीनों में गिरते हैं तो गड्ढे कर देते हैं, किसी मनुष्य के ऊपर गिर जाते हैं तो उनकी जान ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि उल्का पिंड क्या होते हैं और क्षुद्र ग्रह के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत बड़ी नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों, देख लीजिए आकाशगंगा को सभी लोग, ये आकाशगंगा है जो इमेज दिख रही है आपको। ठीक है, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं।
इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आकाशगंगा के बारे में अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आकाशगंगा क्या होता है। आगे बात करते हैं, देख लीजिए ये सबसे पहले हमारी पृथ्वी के जो चारों तरफ जो आवरण है उसे हम लोग सौर मंडल कहते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल यानी कि जिसका मुखिया सौर यानी कि सूरज है उसका एक भाग है। तो हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है और उसके ऊपर आकाशगंगा में हमारी जो गैलेक्सी है वो सर्वाइव करती है, रहती है। और ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगाएँ हैं, यानी कि अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएँ हैं और आकाशगंगा में एक सौर मंडल है जिसका मुखिया हमारा सूरज है और उस सौर मंडल का हिस्सा पृथ्वी है। ठीक है, और उस पृथ्वी पर कौन रहते हैं? उस पृथ्वी पर हम सभी लोग रहते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये लेसन काफ़ी अच्छा लगा होगा और अब आप ये सारे MCQs के जवाब दे पाएंगे। तो आप लोग अपने बुक्स को खोल करके इन सारे MCQs को सॉल्व करिए और जितने MCQs मैंने आपको बताए हैं लेसन के अंदर वो सारे MCQs आप करिए। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा लेसन था कि सौर मंडल में पृथ्वी, इससे रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। एक डायरी बना लीजिए, उसके अंदर नोट करते जाइए इसको और आपको पता लगेगा जब हम 8th क्लास तक के कोर्स को पूरा कर लेंगे तो कम से कम आपके पास बहुत सारे, कम से कम आपके पास 5000 से प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसी में से आपका सीटेट का सोशल साइंस का पूरा पेपर आने वाला है। ये मेरी 100% आपको गारंटी है। ठीक है, और साइंस वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, साइंस वाले बच्चों के लिए भी हम साइंस के सारे लेसन 8 तक के लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।